नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा है। आज से 3 दिवसीय एमपी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा प्रदेश कार्य समिति को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जबलपुर में जेपी नड्डा रोड शो भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा है। आज से 3 दिवसीय एमपी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बता दें कि मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे जेपी नड्डा, तो वहीं प्रदेश कार्य समिति को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जबलपुर में रोड शो भी करेंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े। मितांशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा है और 3 दिवसीय का है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 दिवसीय दौरे पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं और एमपी में 2023 के चुनाव के शंखनाद यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला एमपी दौरा है। कार्यक्रमों की हम बात करेंगे, पर एक बार नज़र डालिए आप ज़रा बीजेपी कार्यालय की तैयारियों पर कि यहाँ पर कितनी शानदार तैयारियाँ की जा रही है। पूरा भगवामय माहौल हो चुका है बीजेपी कार्यालय के बाहर का। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंट्रेंस पर बड़े कटआउट लगाए गए हैं जेपी नड्डा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, एक तरफ जेपी नड्डा का कटआउट है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बीजेपी कार्यालय की अगर हम बात करें, अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो बीजेपी कार्यालय में भी खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जेपी नड्डा आने वाले हैं और यहाँ वो जो मंत्रिमंडल है उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से एक बैठक करने वाले हैं। जो भी मंत्रिमंडल है यहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा भगवा में माहौल, हम कह सकते हैं कि जो भगवा कलर की पताकाएं हैं वो भी चढ़ा दी गई हैं। साथ ही पेड़ों पर भी भगवा रंग के जो हम कह सकते हैं कपड़े हैं वो बांध दिए गए हैं। और पूरे ही बीजेपी कार्यालय को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ सजाया गया है। देखिए, पूरे कार्यालय में टेंट सज चुके हैं और यहाँ पर वाली पेंटिंग बनाई गई है। तो यहाँ पर जब आने वाले हैं जेपी नड्डा, उनकी यहाँ पर मंत्रिमंडल से बातचीत होने वाली है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बैठक होने वाली है। वो सभी से यहाँ पर चर्चा करेंगे और ख़ास यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आज वो मीडिया से भी चर्चा करने वाले हैं, तो खास यहाँ पर कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि सुबह 10:30 बजे जेपी नड्डा भोपाल पहुंच जाएंगे, जहां पर स्टेट हैंगर पर उनका शानदार स्वागत होने वाला है। स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत होगा, वहां पर कार्यकर्ता भी जमा होने वाले हैं, बड़ी भीड़ होने वाली है। और वहां पर सीएम शिवराज और विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर उनका हम कह सकते हैं एक बड़े स्तर पर स्वागत करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें उनके बाद के कार्यक्रमों की कि उसके बाद क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे, तो एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधा ईदगाह हिल्स पर स्थित गुरुद्वारे जाएंगे, जहां पर वो माथा टेकेंगे। उसके बाद 7 नंबर चौराहे पर जो बीजेपी कार्यालय के काफी करीब है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद वो सीधा आएंगे बीजेपी कार्यालय। बीजेपी कार्यालय की तैयारियां तो आप देख ही चुके कि कितनी खास है। यहाँ पर वो मंत्रिमंडल से विस्तार से चर्चा करेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे और उसके बाद वो रवाना होंगे सीएम हाउस के लिए। सीएम हाउस में वो लंच करेंगे, कुछ देर आराम करेंगे और फिर 3:30 बजे से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से और जो कार्य समिति रहेगी उनसे चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा आ रहे हैं तो 2023 की तैयारी में यहाँ पर जुटी हुई पूरी बीजेपी नजर आएगी, जहां जेपी नड्डा खास टिप्स देने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में मंत्रिमंडल की क्लास लेने वाले हैं और उसके बाद कार्यक्रम के बाद वो जबलपुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर भी उनका जोरदार स्वागत होने वाला है। और उसके बाद वहाँ पर उनका रोड शो भी होने वाला है। बीजेपी कार्यालय की तैयारियां तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी खास यहाँ पर तैयारियां हैं, पूरा भगवा में माहौल है। अब मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो वाली पेंटिंग है वो भी हम कह सकते हैं एक भगवा कलर पर बनाई गई हैं। फूल और मालाओं से पूरा बीजेपी कार्यालय सजा दिया गया है। स्टेज यहाँ पर खास बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेज है यहाँ पर कई लोग उनके स्वागत की तैयारियों में बैठे रहेंगे। और यही वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर बाद बीजेपी कार्यालय है ये, जहाँ पर जेपी नड्डा पधारेंगे और यहाँ पर वो बड़ी हम कह सकते हैं बैठक करने वाले हैं मंत्रिमंडल के साथ और उसके बाद मीडिया से भी चर्चा करने वाले हैं। तो खास चीज़ें आज निकलकर सामने आने वाली है और 2023 का शंखनाद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय सज गया। और अगर हम यहाँ से आगे भी जाएंगे
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय से 7 नंबर तक पूरे ही हम कह सकते हैं रास्ते को भगवामय तरीके से सजा दिया गया है। अगर हम बात करें पूरे रास्ते भर उन्होंने भगवा पताकाएं लगाई हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं फूल माला से सजावट की गई है, खास स्टेज बनाए गए हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 3 हम कह सकते हैं प्रतिमाएं हैं, हम खुशबाऊ ठाकरे की बात करें यहाँ पर उनकी प्रतिमा है, साथ ही यहाँ जो 3 प्रतिमाएं लगी है दयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगी है, इस पर भी वो माल्यार्पण करेंगे, जिसके लिए देखिए खास स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सभी जगह एक ही झंडा लहरा रहा है, वो है बीजेपी का झंडा, भगवा झंडा। भगवा तरीके से आप पूरे बीजेपी कार्यालय को सजा हुआ देख सकते हैं। बीजेपी का झंडा सभी जगह लहरा रहा है, चाहे हम यहाँ की बात करें, आगे रोड की बात करें, यहाँ से 2 किलोमीटर तक अगर हम नजर डालें तो बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, भगवा कलर नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक शक्ति प्रदर्शन सीएम शिवराज का जेपी नड्डा के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा, और वो भी 2023 के पहले यहाँ पर शंखनाद होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, एक तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जुट गई है, लेकिन अमृतांशी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है एमपी में, तो पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह का मंत्र दे सकते हैं जेपी नड्डा? खास मंत्र दे सकते हैं अलीशा। देखिए ये एक बड़ा दौरा हम कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 15 ही महीने बाकी रह गए हैं और हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो जेपी नड्डा का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसीलिए वो मंत्रिमंडल से तो बैठक करने ही वाले हैं, लेकिन कार्य समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो हज़ारों की संख्या में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जमा होने वाले हैं। अगर हम टिप्स की बात करें तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की आज क्लास ज़रूर लगेगी कि किस तरीके से संगठन की मजबूती ज़रूरी है और संगठन की मजबूती ही बीजेपी को 2023 में जीत दिलाएगी। तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर संगठन को और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, क्या कुछ मजबूत दावे बीजेपी को करने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ओबीसी कार्ड और दलित कार्ड बीजेपी ने यहाँ राज्यसभा में तो खेला ही है, लेकिन किस तरीके से ओबीसी को साथ लेते हुए बीजेपी को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है, संगठन की मजबूती को लेकर 2023 को चुनाव को लेकर कि क्या कुछ तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर बाद वो एमपी पहुंच जाएंगे। उनकी तैयारियों को लेकर जो है पूरा जो एमपी है वो भगवा में दिखाई दे रहा है। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से आंशिक राहत दी गई है। निर्वाचन के काम से मुक्त रहेंगे कुछ अधिकारी कर्मचारी और 6 महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश भी हालांकि जारी कर दिए हैं। हर मतदान केंद्र पर 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से दे रहे हैं, जहां कुछ सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से आंशिक राहत दी गई है। मेरी सहयोगी अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से आंशिक राहत दी गई है, ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें राहत दी गई है चुनावी ड्यूटी से? देखिए चुनाव पास आ रहे हैं और इस बार मैं आपको बता दूं कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर चुनाव संपन्न करवाएंगे, लेकिन जो भी अधिकारी कर्मचारी अगले आने वाले 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको यहाँ पर चुनाव से राहत दे दी जाएगी। क्योंकि देखिए उनकी उम्र जो है रिटायरमेंट के करीब है और रिटायरमेंट उनका 6 महीने बाद ही है, तो आखिरी में जो पेपर वर्क का पूरा काम रहेगा वो इन अधिकारियों और कर्मचारियों के हवाले रहेगा। लेकिन हालांकि ये बात भी बताई गई है कि इस बार चुनाव में ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे, 10% ज्यादा इस बार चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। यहाँ पर हर मतदान केंद्र की अगर हम बात करें, चुनावी प्रक्रिया की बात करें, तो हर मतदान केंद्र पर 4 अधिकारियों को वहाँ पर अलॉट किया जाएगा। साथ ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस बार चुनाव होगा कि किस तरीके से कौन सा अधिकारी किस मतदान केंद्र पर रहेगा। साथ ही 10% ज्यादा अधिकारी हर मतदान केंद्र पर तैनात रहेंगे और पूरा जो है ऑनलाइन नजर रखी जाएगी, कैमरे से नजर रखी जाएगी कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी हम कह सकते हैं राहत, जो कि आने वाले रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, जो अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, यहाँ पर एक बड़ी राहत सरकार उनको देती हुई नजर आ रही है। और 6 महीने तक पूरा जो पेपर वर्क रहेगा वो इन अधिकारियों के हवाले रहेगा। लेकिन बाकी जो कर्मचारी रहेंगे, जो अभी जिनका रिटायरमेंट में बहुत समय बाकी है या फिर जो नए नियुक्त हुए हैं, उनको पूरी तरीके से फील्ड पर उतरना पड़ेगा और हर मतदान केंद्र पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी और चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानी
बनी रहेगी और हर मतदान केंद्र पर इस बार इसलिए 4 अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। 10% ज्यादा अधिकारी इस बार तैनात इसलिए भी किए जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से आंशिक राहत दी गई है। हालांकि इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एमपी में पंचायत चुनाव के बीच सागर में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि यहां पर चुनाव की चर्चा ना करें क्योंकि यहां पर गैर राजनीतिक लोग बैठते हैं। दरअसल बिना जनपद की मीडिया बामोरा पंचायत में दुकान पर एक शख्स ने पोस्टर लगा दिया है कि यहां पर चुनाव की चर्चा ना करें। बता दें कि एमपी में पंचायत चुनाव बहुत करीब है, लेकिन इसी के बीच एक पोस्टर तेजी से वायरल हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा है कि कृपया चुनाव की चर्चा ना करें। हालांकि ये पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। खबर भोपाल से है जहां नगरीय निकाय का आरक्षण हो चुका है। नगर पालिका नगर परिषद की आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। 99 नगर पालिकाओं में से 28 ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं, तो 15 एसटी और 6 एसटी महिलाओं के लिए अनारक्षित 25 पद होंगे और 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं किया जाएगा, नहीं होगा और महापौर के लिए दिसंबर 2020 में आरक्षण की प्रक्रिया कराई गई है। प्रक्रिया ही मान्य होगी। बता दें एमपी में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं और 99 नगर पालिका में से एसटी के लिए 15 पद, इनमें से 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 3 महिला के लिए रिजर्व की गई हैं। एमपी में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं। आपको बता दें कि 99 नगर पालिका में से एससी के लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं, तो वहीं 8 महिलाओं के लिए ये पद आरक्षित हैं। एमपी में 52 जिला पंचायतों में आरक्षण के लिए रिजर्वेशन हो गया है। कुल 52 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट में से सिर्फ 4 ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, यानी कुल 7% रिजर्वेशन मिला, जबकि 35% तक आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी और इस बार ओबीसी वर्ग की 9 सीटें घट गई हैं। पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25% रिजर्वेशन था और इस हिसाब से 13 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जो इस बार घटकर 4 सीट ही रह गई हैं। वहीं भोपाल में इस बार सिर्फ महिला ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगी। इंदौर ग्वालियर में सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई है और 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं। इनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भी शामिल है। तो वहीं 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण पंचायत राज के डायरेक्टर आलोक कुमार सिंह का बयान भी इसको लेकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से पूरा आरक्षण कर लिया गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पंचायत राज के डायरेक्टर आलोक कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। बता दें महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। आलोक कुमार का बयान सामने आया। करीब 26 सीट महिलाओं को दी गई है। बता दें कि सभी वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण किया गया है, तो वहीं कोर्ट के फैसले का पूरी तरह पालन किया गया है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्षों की आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है। जिला पंचायत राज अध्यक्ष हम आलोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो गई है पूरे जिलों की, और क्या कुछ खास रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 50% के आदेश थे? आज त्रिस्तरीय पंचायत राज में जो जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी प्रवर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना था, इसकी सूचना हमने सभी जिलों में पूर्व से दी थी और उसके परिपालन में बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हुए थे और प्रेस मीडिया के साथियों के समक्ष विधिवत पारदर्शी तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। एससी एसटी को उनके आबादी के रेशियो में और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था कि आरक्षण तीनों वर्गों के लिए मिला के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार तीनों वर्गों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई और उसके साथ ही सभी वर्ग में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। इन जिला पंचायतों में 26 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। इसी तरह एससी में हमारी 8 सीटें थीं, उसमें से 4 सीटें महिलाओं को। एसटी में 14 सीटें थीं, उसमें से 7 सीटें महिलाओं को। ओबीसी में 4 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं में और अनारक्षित में 26 से 13 सीटें महिलाओं को गई हैं। ओबीसी का आरक्षण इस बार कम हुआ है, पिछली बार 6 सीटें थी और इस साल 4 सीट हुई है इस बार। ये चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहे हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल की गई थी और जो गबली केस में आदेश हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। उसमें आरक्षण अधिकतम 50% तक तीनों वर्गों का मिला के दिया जाना और उसी नियमों के पालन में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। धन्यवाद सर। आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है और जल्द मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनका बिगुल बजने वाला है, क्योंकि चुनाव की तारीखें तो ऐलान हो ही चुका है और अब आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो लोग नामांकन दाखिल करने भी पहुँच सकेंगे। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अशोकनगर में गरीब कल्याण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए सांसद प्रज्ञा ने ज्ञानवापी मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अधर्म का काम करती है और विधर्मी का साथ देती है। वहीं मैं हिंदू हूं वाले कमलनाथ के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 75 सालों बाद कमलनाथ को हिंदू होने की बात याद आई है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदेश में उनका कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वहीं वर्ग विशेष पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हर गैरकानूनी काम में वर्ग विशेष का ही नाम क्यों आता है। आप ये देख सकते हैं कि वर्ग विशेष ही ऐसा क्यों है जिनको वो वर्ग विशेष कहते हैं। मुझे लगता है कि वर्ग विशेष ही ऐसा क्यों करता है कि कहीं भी जमीन को हड़प करता है। अपने कभी भी वो जमीन खरीद करके कोई व्यवसाय कर लेंगे तो स्वाभिमान से वो जी पाएंगे, ऐसा वो कभी नहीं करते। बिल बिजली का वो नहीं भरते, नल का बिल वो नहीं भरते, मकान का टैक्स वो जमा नहीं करते, अन्य टैक्स जो है वो जमा नहीं करते और जितना सरकारी जमीनों का शोषण है वो करते हैं और उन पर अतिक्रमण करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आखिर अन्याय और गैर कानूनी काम वही लोग क्यों करते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे? अरे पता कर लेते, जन्मजात आप क्या है माँ से पता कर लेते। परंतु इतने वर्षों बाद पता चला, इसका अर्थ कहीं ना कहीं आज भी आपकी नीयत में खोट है। हिंदू अब अपने को खड़ा कर लिया है, तब इनको मजबूर होना पड़ा है कि अब हम भी अब हिंदू बन जाएं, नहीं तो इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू स्वीकार किया ही नहीं, माना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो होगी, इसलिए वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। और इतने 75-76 वर्षों बाद ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे? अरे पता कर लेते, जन्मजात आप क्या है माँ से पता कर लेते। परंतु इतने वर्षों बाद पता चला, इसका अर्थ कहीं ना कहीं आज भी आपकी नीयत में खोट है। खबर इंदौर से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सड़कों पर उतरे और बच्चों के लिए खिलौने और बाकी सामान इकट्ठा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोग संकल्प ले कि आंगनबाड़ी के एक भी बच्चे को कुपोषित नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी को हम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। इंदौर के लोग तय करें कि जिस दिन उनका जन्मदिन होगा उस दिन बच्चों को दूध और फल खिलाएंगे। साथ ही माता पिता की पुण्यतिथि, मैरिज एनिवर्सरी पर बच्चों को खाना खिलाएं। मैं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने निकला। इंदौर की कृपालु जनता ने गाड़ियां भर भर के इतना सामान ले आए कि लेना हाथ ठेला में उसको संभव ही नहीं था। इसलिए हमने ये कहा कि गाड़ियों में ये सामान भरा रहे और उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। कुपोषण को दूर करना है, उसमें सरकार कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अकेली सरकार का काम नहीं है, समाज की भी ड्यूटी है। सीएम शिवराज के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम का बस चले तो पीएम मोदी में अमिताभ बच्चन भी दिखने लगेंगे। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की प्रदेश में क्या व्यवस्था है, सब दिख रहा है। इसके अलावा कई मुद्दों पर पूर्व सीएम ने सरकार पर निशाना साधा। ये हर 4 दिन अखबार में पढ़ो कि ये कंपनी बेच रहे हैं, सरकारी कंपनी बेच रहे हैं। जो हमारा पब्लिक सेक्टर जितनी कठिनाई से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से बना था, कल तो ये कहेंगे कि हम एम्स को भी बेच रहे हैं, कल ये स्कूल और अस्पताल बेचने लग जाएंगे। ये बात सामने आ रही है। चलिए, मैंने कहा
देखिए, इनका लक्ष्य है कि कोई ना कोई विवाद पैदा करके समाज में, धर्म में, जातियों में। आज तमिलनाडु में हिंदी का आंदोलन चल रहा है, हिंदी तमिल का। मैंने कहा खालिस्तान की बात अपनी शुरू हो गई है। ये सब क्या संकेत है कि किस तरफ अपना देश जा रहा है। ये होर्डिंग से अपना देश नहीं चलेगा। जहां तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया। बता दें कि कार सवार 2 स्कूटर ने टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोगों को चोट आई है और हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। ये देखिए किस तरह से तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया। 4 स्कूटर सवार सड़क किनारे खड़े थे और पीछे से तेजी से कार आती है और देखिए किस तरह से जो स्कूटर पे लोग बैठे थे, बाइक पर लोग बैठे थे, उन्हें टक्कर मार देती है। ये देखिए कार सवार ने 2 स्कूटर को टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोगों को चोटें भी आई हैं। ये देखिए किस तरह से तेज रफ्तार से पीछे से कार आई और 4 लोगों को टक्कर मार दी और पूरी सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है। देखिए किस तरह से पीछे से कार आती है तेज रफ्तार से और स्कूटर सवारों को टक्कर मार देती है और इन 4 को गंभीर चोटें आई हैं और पूरा जो हादसा है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भोपाल और इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में सिटी बसें चलेंगी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बसें चलाई जाएंगी। भोपाल और इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर है, जहां ग्रामीण इलाकों में बसें चलेंगी। बता दें 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बसें चलेंगी। राज्य सरकार ने खबर दतिया से है, जहां सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 25 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। खबर दतिया से है, जहां सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लूट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 25 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। तो वहीं विदिशा में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। पेड़ से बेकाबू बाइक टकरा गई और हादसे में 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। विदिशा के रहने वाले थे दोनों शिक्षक। विदिशा से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पेड़ से बेकाबू बाइक टकरा गई और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। विदिशा के रहने वाले दोनों शिक्षक बताए जा रहे हैं। आज 2 शिक्षक जो कि मोटरसाइकिल से वहाँ पर से गुजर रहे थे, उनके साथ एक दुर्भाग्यजनक रूप से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों ही शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। उनको तत्काल वहाँ से उपचार हेतु हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु को नहीं रोका जा सका। खबर जबलपुर से है, जहां प्रशासन का एक बार फिर भूमाफियाओं पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर सालों से कब्जा करके भूमाफिया बैठे हुए थे और प्रशासन के संज्ञान में आते ही सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया। जमीन की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है, जिसकी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक और कांग्रेस नेता भूरे पहलवान ने कब्जा कर रखा था। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए कब्जे को हटा लिया है।